हेलो एवरीबॉडी, ये है आज के सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स। तो यहाँ पे 3 से 4 आर्टिकल्स मैंने पिक किए हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, जिसे आप पढ़ना सीखोगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है इन आर्टिकल्स को कनेक्ट करके। शुरुआत कर रहा हूँ पहले आर्टिकल से। ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक एक केस स्टडी बन गया यार। तुम देखो कि नंबर 1 ईवी कंपनी थी ये, नंबर 1 इंडिया में। मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा था इनके पास। और इसको किस तरीके से, जो इनके सारे हाथ में सारे जो पत्ते थे, इन्होंने कैसे लूज कर दिए, सारे एज इनके कैसे लूज कर दिए इन्होंने। इनके शेयर्स 7% नीचे गिरे हैं मंडे को, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स इतने बेकार आए हैं। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह, तो ग्रोथ तो वर्ड ही नहीं है, आप ऐसा समझो कहीं पे। ठीक है, ये स्लो होता जा रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी टर्न अराउंड जो है ये अब और लंबा बहुत समय लग सकता है। एंड जो ओवरऑल बेसिस पे देखोगे तो ये कंपनी इस टाइम पे 80% से ज़्यादा लूज कर चुकी है अपना वैल्यू, 80% से ज़्यादा। यस। तो स्टॉक मार्केट की यार यही ब्यूटी है यहाँ ना। यही एक जगह है जहाँ आप 80-90% लूज भी कर सकते हो किसी ऐसी कंपनी में जो इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक ईवी मेकर है, जब ये आई थी तो। और एक बड़ा कंसर्न ये भी था कि ये होता है कि सही चीज़ों को गलत वैल्यूएशन पे ले लेना। एक कंपनी पे बेट किया जा सकता था, चलो मान लिया, बट उस वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे आई थी, जिस लोगों ने लिया है, अरे भाई आप पूछो मत। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 12,716 करोड़ पे है। ठीक है। और इन्होंने नेट लॉस ऑलमोस्ट 500 करोड़ का नेट लॉस किया है, जो कम है पहले से। 564 करोड़ का हुआ करता था ये पहले। कोटक रिसर्च क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमारी तो सेल रेटिंग है, इसका प्राइस टारगेट जो है हमारे लिए 20 है। यस, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग लॉस है ये पहले से ज़्यादा है, इनके अदर एक्सपेंसेस और बढ़ रहे हैं, और कंपनी की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप जो डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है इसे आप कैसे कम करोगे, मार्केट शेयर को कैसे स्टेबल करोगे। लगातार एथर आपका मार्केट शेयर खा रहा है, हीरो मोटर को आपका मार्केट शेयर खा रहा है, टीवीएस खा रहा है मार्केट शेयर, बजाज, ये सब आपके बाद आए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में। इससे पता चलता है कि आपके पास कोई आइडिया और सबसे पहले भी आपने एग्जीक्यूट कर दिया ना, कोई फायदा नहीं है। ईवी में देखो, सारी कंपनीज ने बाद में एग्जीक्यूट किया अपना आइडिया इनके, और सारी आज राइजिंग मार्केट शेयर पे हैं, सबने इतना बड़ा धंधा बना लिया, और ये जो सबसे पहले आए इनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे कोटक ने तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं इनके बारे में। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने ओला को डाउनग्रेड किया है। इन्होंने भी सेल रेटिंग दिया है, कहा है 20 से 20 रुपये आ सकता है ये, 50 रुपये से। और इनका तो कहना है कि भाई कंपनी की सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, जिस हिसाब से ऑपरेशनल चल रहा है, ऑपरेशनल प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। राइट। और ओवरऑल थीम बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, लेकिन इतने बढ़िया ग्रोइंग मार्केट में भी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो क्या एक मेजर पॉइंट है? आप अपना एक परसेप्शन बताओ, सोच करके एक इंटेलिजेंट आंसर देने की कोशिश करो कि एक वर्ड, अगर एक चीज़ आपको डिफाइन करनी है, बतानी है कि इसकी वजह से ये कंपनी नीचे गई है, तो वो क्या है आपके हिसाब से? एथर एनर्जी देखो लगातार स्केल कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़िया ऑपरेशन जो इनके हैं, प्रॉफिट, लेवरेज, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा, मतलब एक चीज़ हो सकती है जो इनके लिए टर्न अराउंड ला सकती है। वी डोंट नो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा है इसमें। एक बार बताना आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप बताना चाहते हो आपने किस किस दाम पर इसको लिया है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 14.7% इन जनवरी। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 14.7% हो गया है जनवरी में। यस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमंग पर्सन एजेड 15 ईयर्स एंड अबव, 15 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो मार्जिन है ये रैली हुआ है टू 5% इन जनवरी फ्रॉम 4.8%। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज है रूरल और अर्बन एरियाज में, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, मंडे को रिलीज हुआ है। और 15 to 29 एज ग्रुप वाले हैं ये, ठीक है ना, यूथ हम लोग मानते हैं कि इसको, जो 15 to 29 है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ा है फ्रॉम 14.4% इन दिसंबर टू 14.7% इन जनवरी। इट फेल मार्जिनली अमंग मेल्स फ्रॉम 13.7 से ही आया 13.6, एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है टू 17.8% फ्रॉम 16.3% इन दिसंबर। तो अमंग वुमेन, यंग वुमेन, अगर आप देखोगे जो रेट है ये बढ़ा है, क्लाइंब हुआ है कितना, 14.2% रूरल एरियाज में फॉर फ्रॉम 12.7%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, अगर आप देखोगे ये बढ़ा है इन अर्बन एरियाज टू 7% फ्रॉम 6.7% इन दिसंबर, एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एज अप हुआ है टू 4.2% फ्रॉम 3.9%। जो राइज आया है यूआर में इन जनवरी इज प्राइमरली रूरल ड्रिवन, जहाँ पे सीजनल फैक्टर्स, पोस्ट हार्वेस्ट स्लैक, डिस्करेजमेंट इफेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लार्जली स्टेबल है अमंग मेल्स एजेड
15 ईयर्स एंड अबव जनवरी में, एंड यहाँ पे मार्जिनल अपटिक आया है फ्रॉम 6% टू 6% फ्रॉम 5.9%। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके बारे में भी कई लोग पढ़ते होंगे। ये डिफाइन किया जाता है कि कितने परसेंटेज जो है हमारे पॉपुलेशन में, लेबर फोर्स में, वो सॉरी यहाँ पे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और ये बढ़ा है टू 55.9% इन जनवरी फ्रॉम 56.1%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेजर करता है शेयर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल पॉपुलेशन में, और ये डिक्लाइन हुआ है इन जनवरी में आफ्टर स्टेइंग ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फॉर 6 मंथ्स। ये 53.1% आया है जनवरी में आफ्टर ग्रेजुअल राइज फ्रॉम जून 51.2% टू दिसंबर 53.4%। तो WPR रूरल एरियाज में भी डिक्लाइन हुआ है कहीं ना कहीं। तो अर्बन WPR यहाँ पे हमें स्टेबल लग रहा है, जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। तो ये क्या डिफाइन करता था, डिसाइड करता था शेयर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन पॉपुलेशन, ठीक है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। और LFPR क्या बता रहा है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स, ठीक है, कितने लोग लेबर फोर्स में है टोटल, और उसमें से एम्प्लॉयड कितने, कैसे बताएगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक तो कुछ चीज़ों पे बताता है। देखो, एक तो अभी इस टाइम पे ना बहुत सारे लेऑफ्स भी आ रहे हैं, और लेऑफ्स आने का रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा कंपनीज, एक तो उनके प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, और एक हो गया AI की वजह से कुछ कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे रख रही हैं। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं AI का यूजेज कितना हो सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है ना, अब इसका काम नहीं है, अब हमें कुछ और देखना होगा। तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये एक चेंज नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया या फिर कहीं भी जाओ जहाँ सर्विस कंपनीज, IT सर्विसेज कंपनीज, वहाँ पे ज़्यादा ले ऑफ देखने को मिल रहा है। तो वी हैव टू सी कि क्या होता है। खैर, इससे US भी मैं कहूँगा बिल्कुल परे नहीं है। US में भी अमेजन को आप देख सकते हो, अच्छा खासा ले ऑफ किया है वहाँ पे उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे भी ले ऑफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। यह है AC लेड सर्च टू ड्राइव मोर देन 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ बाय 2030। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्टोरी है, ये इंक्रीजिंगली अगर आप देखोगे तो बाय ए सिंपल हाउस होल्ड अप्लायंस से लिखी जा रही है, और वो है एयर कंडीशनर। इतनी गर्मी हो रही है ना इंडिया में कि पुअर से, मतलब मैं कहूँगा एकदम लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है एसी खरीदने के अलावा। और इवन एज अर्ली एज इंटेंस मानसून, कूल टेम्परेचर्स एंड स्लोड नेशन वाइड पावर डिमांड ग्रोथ टू जस्ट 1.4%। जरा सा बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है पावर के डिमांड में। तो पावर डिमांड यहाँ पे बड़ा चर्चा में, और बहुत सारे लोग तो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इस टाइम पे एग्रेसिवली, कह रहे हैं कि यार पावर सेक्टर जो है ना, ये बहुत ही अच्छा आगे कर सकता है। सिंपल रीज़न है, क्योंकि AI डेटा सेंटर्स को भी पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इंडिया में AC है ही नहीं लोगों के पास अभी, और AC पे GST भी कट हुआ है। तो एक बार ये AC और हीटर का कल्चर आ गया ना इंडिया में, तो वैसे ही पावर डिमांड डोमेस्टिक अप्लायंसेस से कई गुना हो जाएगी जो अभी है उससे, उसके कंपैरिजन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे काफ़ी सारे लोग बेट करके और इन्वेस्ट करते हैं, किसमें? पावर सेक्टर में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवर पास्ट 5 ईयर्स स्पेस कूलिंग अकाउंट करता है 15% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ है ना इंडिया में। कोई पूछे आपसे तो आप बताओ कि 15% कहाँ से आ रही है? कूलिंग की वजह से हो रही है। और 1/3 जो इंक्रीज आया है बिल्डिंग सेक्टर, बिल्डिंग्स में, ये इंक्लूड करता है हाउस होल्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है फर्दर प्रोजेक्ट करता है कि जो ग्रोइंग स्टॉक है और यूजेज है AC का यूनिट्स का बिटवीन 2026 एंड 30, इसके वजह से 20% टोटल डिमांड ग्रोथ हो जाएगी। तो टोटल डिमांड ग्रोथ का 20% कहाँ से आने वाला है भाई? तुम्हारे एयर कंडीशनर से आने वाला है, हीटर से आने वाला है। एंड इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2025 इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये बढ़ा है 5.8%। जो अर्ली अराइवल है मानसून का मई में, एंड नियरली 9 days अहेड ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, ये माइल्डर टेम्परेचर्स लेकर आया है और हैवी प्रेसिपिटेशन लेकर आया है अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री। एंड कूलिंग डिग्री डेज ये 7% लोअर रहे हैं दैन 2024। तो एज अ रिजल्ट इंडियाज नेशन वाइड पीक लोड ये लिमिटेड है टू 241 गीगावाट जून 9 को, कंपेयर्ड विद रिकॉर्डेड 250 गीगावाट रीच्ड इन 2024। बिल्डिंग्स सेक्टर ये हाफ ऑफ इस ग्रोथ को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। आधी ग्रोथ यहीं से आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री अकाउंट कर रही है कितना? 36%। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट ने कंट्रीब्यूट किया रिमेनिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, अब देखो, अब गांव वगैरह के एरिया में, रूरल एरियाज में ना मीटर्स लग गए हैं अब विदाउट मीटर्स चलाना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोस्ट करेंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसा होता है कि हम तो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट चलाते हैं। लेकिन अब देखोगे कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं पहले से जो अब ये कम कर पा रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है।
तो एक तो ये बढ़िया है, क्योंकि भाई देखो बिजली की चोरी जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते, हमारी पावर सेक्टर अच्छा नहीं कर पाता है। दूसरा, जिस हिसाब से अब कूलिंग की डिमांड है आगे, तो यहाँ पे कंपनीज बड़ी खुश हैं। एसी की कंपनीज तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एसी की कंपनीज के पास कंज्यूमर से डिमांड आ रहा है। दूसरा, इनके पास कूलिंग सिस्टम का डिमांड आएगा एआई डेटा सेंटर से भी, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, तो इंडस्ट्रीज से भी बहुत डिमांड आने वाला है। तो कहीं ना कहीं कूलिंग वाला जो सेक्टर है ना, लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बड़ा अच्छा नज़र आता है जब डिमांड की बात करो आप तो। अब ब्रोकरेज स्टॉक्स, आरबीआई ने लेंडिंग नॉर्म्स को काफ़ी टाइट कर दिया पहले से, और इसकी वजह से ब्रोकिंग के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। ब्रोकिंग के स्टॉक्स पता है आपको क्यों गिर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो इन कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे कि एंजल वन, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रो, बीएससी, ये सारे 2.7% से 10% गिर गए इंट्राडे। आरबीआई ने कहा कि बैंक को ना 100% कोलैटरल रखना होगा अगर आप फंडिंग दे रहे हो ब्रोकर को, तो जहाँ पे उनका टोटल एक्सपोजर लिमिट कर दिया है टू 40% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो बैंक पता है क्या करता था? देखो इस आर्टिकल को ना मैं एक एक करके नहीं रीड करने वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि हुआ क्या है। अब ब्रोकर के शेयर्स नीचे इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि अब ब्रोकर वो चीज़ कर नहीं पाएंगे जो पहले कर पा रहे थे। होता ये था कि बैंक्स ना ब्रोकर्स को फॉर एग्जांपल 50% के कोलैटरल पे 100% का उन्हें लोन दे रहा था। मतलब कि आप 50 करोड़ की एफडी करो, 100 करोड़ का आपको हम दे देंगे क्या? फंड। तो अब आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो 50 करोड़ का स्टॉक खरीदने की जगह 50 करोड़ का एफडी करोगे बैंक के पास, 100 करोड़ का उस पर क्या मिल जाएगा आपको? ये सॉरी लिमिट मिल जाएगा, और आप उससे खरीद सकते हो शेयर्स, राइट। तो आप डायरेक्टली नहीं खरीदोगे, आप ब्रोकर हो, आप यही फीचर दे दोगे किसको? किसी प्रोप्राइटरी फर्म को, किसी ट्रेडिंग डेस्क को। तो इससे क्या होगा? आप 50 करोड़ से 100 करोड़ का धंधा कर पा रहे हो, 100 करोड़ पे आप ब्याज कमाओगे, कमाओगे कि नहीं कमाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि नहीं, ये नहीं होने देंगे। अगर 50 करोड़ का आपने एफडी किया, आपको 50 करोड़ का मिल जाएगा लिमिट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, 100% ऑफ कोलैटरल, दैट्स इट। तो अब इससे इशू क्या हुआ? इशू क्या हुआ कि भैया आप पहले 200 करोड़ या 1000 करोड़ ब्रोकर्स जो हैं लेंड कर रहे थे, मार्जिन दे रहे थे, अब वो सिर्फ 500 करोड़ ही दे पाएंगे, तो उनका धंधा यहाँ पे हाफ हो गया एक तरीके से। अब इससे उन ब्रोकर्स को फर्क पड़ेगा जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा करते हैं ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से ही 30% पार्टिसिपेशन था कैश और फ्यूचर्स मार्केट में, और क्लोज टू 50% था इक्विटी ऑप्शन सेगमेंट में। तो ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे ब्रोकर्स का हिट होने वाला है, अच्छे से हिट होने वाला है। तो यहाँ पे हेयर कट को भी इन्होंने कम कर दिया ऑन इक्विटी कोलैटरल, इंक्रीजिंग फ्रॉम 25% टू 40%। तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन मिल जा रहा था ना कि 100 रुपये में आप 200 रुपये की चीज़ ले रहे थे, अब 100 रुपये में आप 200 की चीज़ नहीं ले पाओगे, ब्रोकर आपको नहीं दे पाएगा। तो इससे आपके भी वॉल्यूम्स कम होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अभी एसटीटी भी बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा अब ये वाले नए रूल्स आ गए। तो कंपनीज के लिए यार जब से बजट आया है उसके बाद से बैड न्यूज़ ही, 2026 में ब्रोकिंग कंपनीज के लिए सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रही है, कोई अच्छा एक भी न्यूज़ हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितने ये क्लियरिंग वगैरह का काम कर रहे थे, उनके लिए भी जो पहले 25% का था, अब ये बढ़ करके 50% का हो गया, आई थिंक, या 40% का हो गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वालों के लिए भी। तो इनका जो ओवरऑल बेसिकली डिफरेंस क्या है? मार्जिन का डिफरेंस आया है। जिन्हें पहले मार्जिन मिल जा रहा था ना कि 50 रुपये का कुछ करो आप, उसके 100 रुपये का आपको मिल जाएगा, ये चीज़ अब खत्म हो गई है, ठीक है। या तो यहाँ पे लिमिट बढ़ गई है, या तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है आरबीआई ने। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सेटबैक हो गया है हमारे ब्रोकर्स के लिए। और देखो आप, बीएसई 7.5% नीचे, एंजल वन 4.5% नीचे, एमसीएक्स सारे, ग्रो वगैरह तो खैर ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, आनंद राठी ब्रोकर्स इससे नीचे है, तो बहुत सारे ब्रोकर्स इसकी वजह से नीचे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, हमारी ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतना ज़्यादा खुश नहीं है जब से 2026 शुरू हुआ है तब से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा मुझे लगता है आज एक भी कुछ ऐसा कल कुछ हुआ है जो हमने इंपॉर्टेंट है और कवर ना किया। थैंक यू।